नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्केलेटल सिस्टम या अस्थि तंत्र शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट तंत्र है जिसमें 206 हड्डियां हैं। अगर अपन दो भागों में बांटें स्केलेटल सिस्टम को तो एक सेंटर में जो होता है एक्सियल सिस्टम होता है जिसमें 80 हड्डियां होती हैं करीब, और जो पेरिफेरल सिस्टम जिसमें गर्डल्स या उसको अपेंडिकुलर भी बोलते हैं उसमें 106 हड्डियां होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं। तो कुल मिला के 206 हड्डियां होती हैं, पर ये हड्डियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं जोड़ों से। और यही कारण है कि जो स्केलेटल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण काम है चलना या मूवमेंट, वो होता है जोड़ों की वजह से। हालांकि स्केलेटल सिस्टम या जो हड्डियां होती हैं उसके और भी काम है। शरीर को प्रोटेक्शन देता है, वो शरीर को सपोर्ट देता है, यहाँ तक कि खून बनाने में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनको वो स्टोर करता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से भी काम करता है। पर मैंने बताया जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है चलना या मूवमेंट, और वो शुरू होता है जॉइंट की वजह से। और दो शरीर के जो जॉइंट हैं वो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं व्यक्ति को। वो है नी जॉइंट, जो कि आमूमन आदमी देखता है कि जब उम्र बढ़ती है तो तकलीफ देता है, और दूसरा शोल्डर जॉइंट जो कि यंग एज में भी तकलीफ देता है और बाद में भी तकलीफ दे सकता है। जी हाँ, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि ये जो जोड़ों की समस्या है इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इलाज को लेके और क्या क्या कॉमन समस्याएं होती है, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जो कि वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी सर्जन है। डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा, ये जो दोनों जो जॉइंट हैं ये सबसे ज्यादा व्यक्ति को तकलीफ देते हैं। ज्यादातर नी जॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है, इंजरी में तो कभी भी हो सकती है पर वो ओल्ड एज के साथ ज्यादा होती है। पर शोल्डर प्रॉब्लम, क्योंकि व्यक्ति बच्चा होता है, वो खेलता है, दौड़ता भागता है, तो सबसे ज्यादा अपने शोल्डर को काम लेता है और उसमें भी तकलीफें हो सकती है। तो डॉक्टर अभिषेक, सबसे पहले क्योंकि आप कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं पूछना चाहूंगा कि जॉइंट का, इन दो मेजर जॉइंट की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर के अंदर कई शब्द आते हैं, चाहे वो लिगामेंट हो, चाहे वो टेंडन हो, चाहे वो आपकी एक जॉइंट लाइन हो, चाहे वो मसल का एक सपोर्ट हो। जॉइंट बनता कैसे है और क्या क्या चीजों में तकलीफ कॉमनली देखी जाती है, इन दोनों जॉइंट की बात करें तो? सर देखिए, जैसा कि आपने बताया, हमारे शरीर में करीब 206 हड्डियां होती हैं और 360 जॉइंट भी होते हैं। और प्रायकर हम देखते हैं कि शोल्डर प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स समाज में बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। अब अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो शोल्डर जॉइंट की संरचना को एक बार थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। शोल्डर जॉइंट जो है वो बनता है शोल्डर की स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड की ग्लेनॉइड कैविटी और आर्म बोन यानी ह्यूमरस के ह्यूमरल हेड के संयुक्त से। तो ये जो जॉइंट है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि एक बहुत ही अधिक रेंज ऑफ मोशन जॉइंट को प्रदान करता है। और इस जॉइंट के चारों तरफ विभिन्न लेयर्स में टिश्यूज रहते हैं जो कि इस जॉइंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। और किसी भी जॉइंट के सुचारू रूप से चलने के लिए ये तीनों का बहुत ही तरीके से चलना और कार्टिलेज का एक्टिविटी, ये सब बहुत आवश्यक है। डॉक्टर अभिषेक, आपने बताया कि जो अपना शोल्डर जॉइंट है जिसमें क्योंकि मेन जो अपनी आर्म बोन जो आ रही है, ह्यूमरस जो है और पीछे की जो ब्लेड है और ये जो क्लेविकल, तो तीनों मिला के यहाँ पे बेसिकली बोन्स आती हैं और व्यक्ति को ऑब्जर्व भी करता है और देखता भी है। ये जो शोल्डर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पहली चीज कितने तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और एज ग्रुप से इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है प्रॉब्लम्स को लेकर? बिल्कुल, शोल्डर की प्रॉब्लम्स काफ़ी कुछ एज रिलेटेड हैं और यंग एज के अंदर फ्रैक्चर्स या टूट फूट की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ओल्ड एज के अंदर डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स जिनमें कि रोटेटर कफ मसल्स, उनके अंदर टीयर्स होना या शोल्डर जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस होना या जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है उसका आर्थराइटिस होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं शोल्डर के अंदर पेन का कारण बनती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो शोल्डर पेन होता है यही इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि मरीज को लगता है कि उसके गर्दन में पेन है। और ऐसे मरीजों में हमने देखा है कि करीब 95% पेशेंट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता ही नहीं है। तो वो पेशेंट जो हैं वो सर्वाइकल करके इधर से उधर अपना इलाज कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जबकि जो मेन इटियोलॉजी है वो सारी शोल्डर के अंदर रहती है। डॉक्टर गुप्ता, जबकि आपने बात की सर्वाइकल की, नॉर्मली व्यक्ति मान के चलता है कि यहाँ से नसें निकलती हैं तो गर्दन का दर्द शोल्डर तक आता है। तो क्या शोल्डर का दर्द भी गर्दन तक जाता है क्या? क्योंकि आपने बताया कि ज्यादातर व्यक्ति मान के चलते हैं कि ये
सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और जब आपके पास जाता है तो आप बताते हैं कि ये बेसिकली शोल्डर की प्रॉब्लम। तो क्या रेडिएशन जो पेन, नॉर्मल सर्वाइकल का पेन नेक से शोल्डर या आर्म तक आता है, तो शोल्डर पेन भी क्या नेक तक जाता है क्या? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है सर आपका। और नेक पेन जो है डेफिनेटली शोल्डर की तरफ रेडिएट होता है, और वो आर्म्स में भी और हैंड तक भी रेडिएट हो सकता है। शोल्डर प्रॉब्लम्स, जब शोल्डर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो सिर्फ कमज़ोर मांसपेशियों की वजह से जो स्ट्रेन है वो नेक के ऊपर पड़ता है, और वो जो स्ट्रेन जब नेक के ऊपर पड़ता है तो गर्दन में दर्द होता है, तो व्यक्ति को लगता है कि उसकी नेक में प्रॉब्लम है। तो वो एक तरह से रेफर्ड पेन है शोल्डर का। इट्स नॉट अ रेडिकुलर पेन जो कि हम सर्वाइकल के केसेस में देखते हैं, बट शोल्डर का पेन, नेक पेन्स का, या जो दोनों स्कैपुला के बीच में जिसको हम मीडियल स्कैपुलर पेन्स बोलते हैं उसका कारण हो सकता है, या कई बार यहाँ पे जिसको हम पाम साइन बोलते हैं डेल्टॉइड पेन्स का कारण हो सकता है। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूँगा कि शोल्डर जॉइंट जो है वो टेनिस एल्बो या लिटिल एपिकॉन्डलाइटिस, गोल्फर्स एल्बो या मीडियल एपिकॉन्डलाइटिस, रिस्ट पेन्स, इन सभी का कारण हो सकता है। क्योंकि जब शोल्डर की मसल्स कमज़ोर होती हैं, जब गर्डल मसल्स वीक होती हैं, तो ये पूरी की पूरी अपर लिम्ब अफेक्ट होती है। तो ये सारे कॉजेज़ को अगर हम ध्यान में रखें और शोल्डर को कोर मसल्स को हम लोग फोकस करके स्ट्रेंथनिंग दें, तो अधिकतर प्रॉब्लम्स, ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी प्रॉब्लम्स, बट काफ़ी हद तक के प्रॉब्लम्स हम इनको दूर कर सकते हैं या पेशेंट को बहुत रिलीफ दिला सकते हैं। दूसरी बात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एज सच इज एसेंशियली एज रिलेटेड फिनोमेना, और यंग एज के अंदर में जब हम देखते हैं 25, 30, 35 साल के यंग कॉलेज स्टूडेंट्स में या इवन ऑफिस गोअर्स में जब हम देखते हैं कि वो लोग कंप्लेन करते हैं इन तकलीफ़ों के लिए, तो उनको बताया जाता है कि आपको ये तकलीफ है गर्दन की वजह से। तो वो उनकी पोस्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि गर्दन की पोस्चर की और शोल्डर की इनएडिक्वेट मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, उनकी वजह से होती है। आपने बताया कि मतलब शोल्डर जो पेन है ज़्यादातर मांसपेशियों के कमज़ोर होने की वजह से होता है। एक शब्द बड़ा कॉमन चलता है, वो एक लेमैन भी इसी तरीके से बोलता है, साहब मेरा तो जो है जोड़ फ्रोजन हो गया। मतलब एक शब्द तो हर एक जने ने सीख लिया है, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है एक लेमैन के हिसाब से, एक फ्रोजन शोल्डर, ये भी एक व्यक्ति। तो ये फ्रोजन शोल्डर पहली चीज क्या होती है, किस एज ग्रुप के अंदर होती है और क्या कारण होते हैं इसके? ऑलराइट, सो फ्रोजन शोल्डर जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है और समाज में भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। इसके बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां भी रहती हैं, पेशेंट्स कई तरह का इलाज भी कराते हैं, और कई बार इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से उनको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शोल्डर जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल होता है फ्रोजन शोल्डर के अंदर में, वो कैप्सूल जो है वो टाइट हो जाता है। अब वो टाइट कैप्सूल की वजह से शोल्डर का जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो जाता है, और जब शोल्डर का मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है, टाइट शोल्डर जॉइंट रहता है, तो पेशेंट को बहुत तेज पेन होता है। स्पेशली नाइट पेन्स जो हैं ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन होता है। जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है तो साथ ही अगेन मसल वीकनेस भी होती है, और जो स्कैपुलर मसल्स हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसको हम स्कैपुलर डिस्काइनेसिया बोलते हैं। तो इन तीनों को जब तक हम बैलेंस नहीं कर देते, इस बैलेंस को जो इम्बैलेंस हो गया इसको हम वापस करेक्ट नहीं कर देते, तब तक मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। अब इसके अंदर में जो फ्रोजन शोल्डर है, कारण की अगर हम बात करें तो पोस्ट ट्रॉमेटिक, जो कि चोट लगने के बाद में यदि काफ़ी समय तक शोल्डर को हमने एक ही पोजीशन में रखा तो भी कंधा जाम हो सकता है। इडियोपैथिक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, कि जिसके बारे में जानकारी पूरी तरह नहीं होती लेकिन फिर भी वो हो जाता है। उसके अलावा जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, पार्किंसनिज्म है, तो इन सब के पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर प्रायकर एक सामान्य जनता के कंपैरिजन में अधिक देखने को मिलता है। मतलब इसका मतलब आप मानते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उसको अपन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ है या और भी जो तकलीफ है, मसल की वीकनेस है, ये भी एक लाइफस्टाइल का ही पार्ट है कि आप अगर टोनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। एक चीज़ आपने कही कि ये जो पेन है, जो फ्रोजन शोल्डर का पेन है, वो रात को ज़्यादा होता है, जबकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो जॉइंट प्रॉब्लम्स है वो मूवमेंट पे ज़्यादा होती हैं। तो ये क्या बिल्कुल हॉलमार्क है कि व्यक्ति की अगर रात को लेटने के बाद रेस्टिंग पोजीशन में अगर पेन बढ़ रहा है तो वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है? हॉलमार्क तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार रोटेटर कफ टीयर्स में भी पेशेंट्स को नाइट पेन्स वगैरह होता है, बट हाँ प्रायकर जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें पेशेंट्स को नाइट पेन ज़्यादा होता है। ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी नाइट क्राइज वगैरह हो सकता है, तो इट इज़ नॉट अ पैथोग्नोमिक साइन, बट हाँ ऐसे पेशेंट्स में ये देखने को प्रायकर मिलता है। पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस जो होता है कि मूवमेंट कम हो गया शोल्डर का, तो वो नेचुरली लोकल लैंग्वेज में इसको शोल्डर जाम होना बोलते हैं, तो वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, पेनफुल हो जाता है मूवमेंट। तो समय रहते अगर हम इसका इलाज करा लें, जिसके के अंदर सबसे पहला इलाज
और मैं अपनी प्रैक्टिस में बताऊं 99% ऑफ द पेशेंट्स वो फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, जो कि हम उनको प्रॉपरली सिखा सकते हैं, मसल ट्रेनिंग जो हम उनको देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। एक तो चीज हो गई पेन, और जब भी कि व्यक्ति को पेन होता है तो वो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाता है, चाहे कोई सा भी पेन हो। अगर अपन साइंस की बात करें या खुद के सेल्फ एनालिसिस की बात करें, तो ऐसे कौन कौन से मूवमेंट्स हैं जिसमें अगर डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो या रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जॉइंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम, शोल्डर की बात कर रहे हैं अपन, वो होने लगी है डेली एक्टिविटीज के अंदर, और वो उसको तुरंत पेन ज्यादा बनने से पहले ही जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी कौन कौन से मूवमेंट्स हैं जिसको डेली लाइफ में वो ऑब्जर्व करे और डॉक्टर के पास जाए? देखिए, डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज, जैसे पुरुष हैं वो अगर पर्स अपना पीछे रखते हैं तो अगर हाथ पीछे की तरफ घुमाकर पर्स निकालने में उनको दिक्कत होता है, या लेडीज़ को अपने ब्लाउज का बटन वगैरह पीछे जो लगाते हैं उसको टाई करने में दिक्कत हो रही है, हाथ से कोई चीज़ ऊपर उठा करके नीचे लाने में दिक्कत हो रही है, एक्यूट पेन अगर कभी हो रहा है, तो एक्टिविटी, रोटेशनल मूवमेंट्स अगर आपके अफेक्ट हो रहे हैं तो अपने को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ऐसा शुरुआत हो चुकी है। मसल टोनिंग की बात करेंगे, क्योंकि जब एक बार इलाज पे आ जाएंगे तो वो चीजें, पर मैं चाहता हूं कि व्यक्ति के ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। नॉर्मल ऐसी कौन कौन सी आप फिजिकल एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि रूटीन में करनी चाहिए व्यक्ति को शोल्डर को लेके, जिससे कि उसकी टोनिंग बनी रहे? ठीक है, क्योंकि वॉक करता है आदमी, वॉक के अंदर तो शोल्डर का कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आया नहीं। बिल्कुल। स्पेसिफिक ऐसी कौन कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेस है जो कि व्यक्ति बैठे बैठे भी कर सकता हो और अपनी थोड़ी सी टोनिंग बना सकता हो? बिल्कुल। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्ट्रेचिंग और एक स्ट्रेंथनिंग। तो जब हम कभी अपने वर्क प्लेस के ऊपर रहते हैं तो आपका कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट या आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बता सकेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेचेस आपको करने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका वर्क ऐसा है जिसमें कि आपको लंबे समय तक बैठे रहना है, एक पर्टिकुलर पोस्चर में रहना है, या गर्दन झुका के या गर्दन उठा के लंबे समय तक काम करना है, तो आप हर घंटे अगर वो स्ट्रेचेस अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर सिर्फ 3 से 5 मिनट आपको लगते हैं हर घंटे या 2 घंटे में भी अगर आप वो स्ट्रेचेस कर लें, तो आपकी जो शोल्डर की प्रॉब्लम्स हैं, नेक की प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी हद तक तो उत्पन्न ही नहीं होंगी।